नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एईडीयू के एक नए प्रैक्टिस सेशन में। बीपीएससी एईडीयू हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेशन जिसमें हम हर दिन 70 क्वेश्चंस को करते हैं। और पहले पार्ट में आप सभी को पता है हिंदी और इंग्लिश दो आती हैं लैंग्वेज, जिसमें से इंग्लिश आपका 30 नंबर का आता है और जो हिंदी है वो 70 नंबर का आता है। तो यहाँ पर हम हिंदी का प्रैक्टिस सेशन करने वाले, फटाफट से सारे लोग आ जाएंगे, क्लास को शेयर कर देंगे और शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, निःकलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? आपको बताना है निःकलंक का सही संधि शब्द कौन सा हो जाएगा। ऑप्शंस हैं आपके निष्कलंक, निष्कलंक या फिर निष्कलंक। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करना है आप सभी को। तो इसकी बात कर लें, निःकलंक जो है इसका जो संधि होगा वो क्या होगा, निष्कलंक होगा। और निष्कलंक में जो है ये वाला यहाँ पे एक बिंदु भी लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ए भी नहीं सही है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये बिंदु लगा होता तब हमारा आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। और इसमें संधि पूछेगा कौन सी है, तो विसर्ग संधि आप सभी को पता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके इसी के नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, नयन में कौन सी संधि है? आपको बताना है नयन में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो नयन अगर इसका हम संधि करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, ने और अन होता है। क्या होता है, ने धन अन होता है नयन। और ऐसा किसमें होता है, ऐसा होता है अयादि स्वर संधि में। किसमें होता है, अयादि स्वर संधि में होता है। क्योंकि आपके ऑप्शंस में अयादि नहीं दिया है और 3 ऑप्शंस हैं, आगे भी देख लेते हैं, बाकी दिया नहीं है आपके ऑप्शंस में। तो इसकी बात कर ले तो इसका हमारा राइट आंसर इस तरह क्या बन जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या बनेगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात इसमें भी आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई ही इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, भूर्ध्व का संधि विच्छेद है। तो भूर्ध्व का संधि विच्छेद आपको बताना है भू धन ध्वा, भू धन ऊर्ध्व या फिर भू धन ध्वा। क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। तो इसकी बात कर लें, भूर्ध्व का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, वो होता है भूधन ऊर्ध्व। क्या होता है, भूधन ऊर्ध्व होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 34, इसका देखते हैं आंसर क्या बनेगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, धृष्ट होता है, हठी होता है या फिर हठयोगी होता है। क्या होता है बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या बनेगा, फटाफट से बताएंगे। तो इसके राइट आंसर की अगर बात कर लें तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला क्या होता है, दुराग्रही होता है। क्या होता है, दुराग्रही होता है। तो यहाँ पर दुराग्रही किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 35, नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है आप सभी को। तो क्या होगा, इरादा, भाग्य, इरादा निश्चित या फिर निश्चित इरादा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर ले यहाँ पर, तो इस वाले जो नियत का मतलब होता है निश्चित, ठीक है, निश्चित। और इस वाले नियत का मतलब होता है इरादा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, निश्चित और इरादा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आरसी का अर्थ होता है डैश दिया हुआ है, परंतु आरसी का अर्थ वैदिक वाणी होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। तो आपको बताना है इस वाले आरसी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इस वाले आरसी का अर्थ यहाँ पर दिया है कि इसका अर्थ क्या होता है, वैदिक वाणी होता है, लेकिन आपको इस वाले आरसी का अर्थ बताना है कमजोर होता है, चेहरा होता है या फिर दर्पण होता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो अगर बात कर ले यहाँ पर, तो इसका अर्थ होता है दर्पण। क्या होता है, इस वाले आरसी का अर्थ दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37, कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा शब्द यहाँ पर खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या बनेगा, दुष्ट, गधा या फिर तिनका। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो बात कर ले, खर का मतलब अगर देखा जाए तो क्या होता है, दुष्ट भी होता है, गधा भी होता है और तिनका भी होता है। ये तीनों ही अर्थ जो है खर के होते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं होता है पूछा है, तो सभी होते हैं, तो आंसर हमारा ई बनेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38,
आपको बताना है देवता का पर्यायवाची शब्द दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अनीक हो जाएगा, विभुद हो जाएगा या अल्केश हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 38। तो देवता के पर्यायवाची की बात कर ले यहाँ पर, तो देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विबुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विबुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। राइट आंसर बी इसका हो जाएगा। अनीक की बात कर ले तो अनीक का पर्यायवाची क्या होता है, सेना, फौज, सैन्य, ये सभी अनीक के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है प्रसून, पादप या फिर किंकर। क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करना है आप सभी को। तो इसकी अगर बात कर ले तो वृक्ष का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, पादप। क्या है, पादप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बन जाएगा। इसके अलावा प्रसून किसका होता है, तो प्रसून होता है पुष्प का पर्यायवाची। किसका होता है, तो ये पुष्प का होता है। किंकर की बात कर लें तो किंकर आपका सेवक का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, सेवक का होता है। तो इनको भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विडौजा पर्यायवाची शब्द है। तो विडौजा किसका पर्यायवाची शब्द होता है, नक्षत्र का होता है, अप्सरा का होता है या फिर इंद्र का पर्यायवाची होता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। विडौजा पर्यायवाची शब्द है किसका, तो विडौजा की बात कर लें, ये पर्यायवाची होता है इंद्र का। किसका होता है, इंद्र का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपको बताना है वादी का विलोम शब्द है। तो वादी के विलोम शब्द की बात की गई तो वादी का विलोम शब्द क्या होता है, अवादी होता है, विवादी होता है या फिर प्रतिवादी होता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। वादी, तो वादी के विलोम की बात कर ले तो वादी का विलोम शब्द होता है प्रतिवादी। क्या होता है, प्रतिवादी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। सारे आंसर्स आपको करने हैं अपने आप से, ठीक है। और लास्ट में आपको स्कोर भी देखना है कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है, तभी आपको अपनी तैयारी का अंदाजा हो पाएगा कि कितना तैयार हैं हम आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 है सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा। आपको बताना है सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा, गृह त्यागी होगा, गृहस्थ होगा या फिर साधु होगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। सन्यासी का विलोम शब्द है, तो सन्यासी के विलोम शब्द की बात कर लें तो सन्यासी का विलोम शब्द होता है गृहस्थ। क्या होता है, गृहस्थ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है आवृत्त शब्द का विलोम है। तो आवृत्त शब्द के विलोम की बात की गई। आवृत्त शब्द का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, विमोचित हो जाएगा, आच्छन्न हो जाएगा या फिर परिच्छिन्न हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, इसका आंसर आप सभी को करना है। तो आवृत शब्द के विलोम की बात कर लें तो इसका विलोम होता है अनावृत। क्या होता है आवृत का, तो इसका होता है अनावृत। तो दिए गए ऑप्शंस में से अनावृत किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ई इसका सही जवाब बन जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। तो तद्धित प्रत्यय आपको बताना है किस में लगा हुआ है, पठनीय, कृपालु या फिर गंतव्य। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। किसमें आपका तद्धित जो है प्रत्यय लगा हुआ है। तो तद्धित प्रत्यय की बात कर लें तो ये लगा हुआ है आपका कृपालु में। किसमें लगा हुआ है, कृपालु में। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है कौन सा है, बह, हाव या फिर आओ। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो बहाव की अगर बात कर ले तो बहाव में आओ प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय, आओ प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है। किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। उद्गम, उत्कर्ष या फिर अत्यधिक। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। तो उत उपसर्ग का मतलब क्या होता है, ऊंचा या फिर श्रेष्ठ या फिर ऊपर होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए उद्गम और उत्कर्ष, इन दोनों में अगर देखा जाए तो आपका उत उपसर्ग प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर बात कर ले अत्यधिक में, तो अत्यधिक में उपसर्ग अति लगा हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है पनही का तत्सम रूप बताना है आपको। पनही का तत्सम रूप क्या होगा।
तो पनही का तत्सम रूप होता है तांबूल, पर्ण या फिर पर्णही। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो पनही की बात कर लें तो पनही का जो तत्सम रूप होता है वो होता है उपानह। क्या होता है इसका तत्सम रूप? तो इसका तत्सम रूप होता है उपानह, जो कि दिए गए ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये आपको बताना है। कपाट, कीटक या फिर कूची। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दिए गए शब्दों में से अगर देखा जाए कूची, तो कूची शब्द तत्सम नहीं है बल्कि क्या है? तद्भव है। कूची कैसा शब्द है? तो तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है? वो होता है कूर्चिका। क्या होता है? कूर्चिका इसका तत्सम होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बन जाएगा। इसके अलावा बात कर लें कपाट, कपाट एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो किवाड़ होता है। और कीटक भी एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो कीड़ा होता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए। तद्भव शब्द को पहचानना है। राइट आंसर क्या बनेगा? कह रहा है कि आलस, कुष्ठ या फिर अंधकार। कौन सा यहाँ पर तद्भव शब्द है? तो इनमें अगर दिए गए शब्दों में से अगर देखा जाए तद्भव शब्द तो वो है आलस। कौन सा? आलस एक तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका अगर तत्सम देखेंगे तो इसका तत्सम होता है आलस से। क्या होता है? आलस से इसका तत्सम होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? तो व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों को भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वो क्या कहलाता है? शब्द विचार, वर्ण विचार या फिर वाक्य विचार। क्या कहलाएगा बताएंगे। तो ये कहलाता है आपका शब्द विचार। क्या कहलाता है? शब्द विचार कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 तोता डाली पर बैठा है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाली पर बैठा है इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, संबंध कारक या फिर अधिकरण कारक। क्या बन जाएगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 तो इसमें अगर बात कर ले तोता डाली पर बैठा है तो ये है अधिकरण कारक। कैसा कारक है? तो अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक या फिर अपादान कारक। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। तो यहाँ पर साधन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है और साधन के रूप में प्रयुक्त होने पर क्या आता है? करण कारक आता है। क्या आता है? करण कारक आता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 53 उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है ये आपको बताना है। धनी कहलाता है, सवर्ण कहलाता है या फिर श्रेष्ठ कहलाता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर लें तो उच्च कुल में जो पैदा होता है व्यक्ति वो कहलाता है कुलीन। क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। तो यहाँ पर ना ही धनी वो कहलाएगा, ना ही सवर्ण और ना ही श्रेष्ठ कहलाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। जिन्होंने ई ऑप्शन दिया है उनका आंसर एकदम सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है ये आपको बताना है। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? किसमें कर्मवाच्य का उदाहरण दिया गया है? तो कर्मवाच्य की बात कर लें तो पहले वाले में ही है कि शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। तो शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, इसमें कर्मवाच्य दिया गया है। बाकी सभी में अगर देखा जाए तो कर्मवाच्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना कौन सा काल है? इसमें संदिग्ध वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान है या तात्कालिक वर्तमान है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसमें संभावना दर्शाई जा रही है कि वह आई हो तो यहाँ पर कैसा वर्तमान हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। कैसा यहाँ पर होगा?
वर्तमान तो संभाव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56, कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? तो कहानी शब्द का बहुवचन आपको बताना है क्या होता है, कहानियां होता है या फिर कहानियां होता है या फिर कहानी होता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो आसान क्वेश्चन है, कहानी का बहुवचन क्या होता है, कहानियां होता है। क्या होता है, कहानियां होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 57, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है वो आपको बताना है, सुबह, दोपहर, सांझ। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो सुबह कैसा शब्द है, तो सुबह आपका स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा बात कर ले दोपहर, दोपहर भी स्त्रीलिंग शब्द है और सांझ भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ सारे स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 58 है यहाँ पर, और आपको बताना है वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताना है आपको। समुच्चय बोधक शब्द कौन सा हो जाएगा, वह, आया या फिर और। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। तो वह आया और मैं गया वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है, और। क्या हो जाएगा, और, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा, 1, 2, 3। कितने प्रकार के होंगे, तो क्रिया विशेषण ऐसे अभिकारी शब्द होते हैं जो क्रिया विशेषण या फिर दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं। और रूप के आधार पर अगर देखा जाए क्रिया विशेषण, तो वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और कारण क्रिया विशेषण, ये 3 तरह के होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, सामान्य क्रिया है या फिर पूर्वकालिक क्रिया है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 60, इसका आंसर आप सभी को करना है। तो इसकी बात कर ले, पढ़ रहा था, इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। कौन सी क्रिया, तो संयुक्त क्रिया। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है वो आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे, कौन सा इसमें अकर्मक क्रिया है? तो इसमें दिए गए ऑप्शंस में से अगर देखें, पानी बरस रहा है, इसी में क्या हो रहा है, यही अकर्मक क्रिया है यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, कई दर्शक गण क्रिया किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शक गण, तो कई दर्शक गण यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण बनेगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण बनेगा या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बनेगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई दर्शक गण है, यानी कि संख्यावाचक है, लेकिन कौन सी, अनिश्चित संख्यावाचक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक, तो इसमें निश्चित संख्यावाचक दिया है जो कि ये गलत हो जाएगा। तो आंसर अनिश्चित संख्या किसी में भी नहीं दिया है, इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ई इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? दिए गए शब्दों में से आपको बताना है कौन सा इसमें से विशेषण नहीं है। आंतरिक, अंतर और आग्नेय। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर लें, आंतरिक, आग्नेय और यहाँ पर जो दिया गया है आपका आंतरिक और आग्नेय, ये दोनों ही विशेषण हैं यहाँ पर। लेकिन अंतर की बात कर लें तो अंतर एक विशेषण शब्द नहीं है। ये कैसा है, ये है विशेष से। तो अंतर एक विशेष है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? तो सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निजवाचक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे।
तो सब कोई अगर देखा जाए तो सब कोई में अगर जो सर्वनाम होगा वो संयुक्त सर्वनाम होगा। सब कोई में सभी आ जाएगा तो संयुक्त सर्वनाम यहाँ पर आएगा। तो संयुक्त सर्वनाम दिए गए ऑप्शंस में से किसी में भी नहीं है, इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है आपको, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे किसमें आपका उत्तम पुरुष वाला जोड़ा दे रखा है। तो इसकी बात कर लें तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, आप सभी को पता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर आपको बताना है उत्तम पुरुष, तो ये हो जाएगा मैं और हम। क्या हो जाएगा? मैं और हम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 66। वह यौवन में परिश्रम करता रहा। वाक्य रेखांकित पद है। तो यौवन यहाँ पर दिया गया है, तो ये कौन सा जो है हो जाएगा? पद विशेषण पद हो जाएगा, संज्ञा पद हो जाएगा, या क्रिया विशेषण हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर ले तो ये एक संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है? ये एक संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके सामने दिया गया है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो यहाँ पर बताना है जो नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। फटाफट से बता देंगे। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन यहाँ पर दिया गया है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा होगा। कैसा होगा? तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 68 और आपको बताना है सही शब्द को पहचानिए। तो सही वर्तनी जिसकी है उसको आपको पहचानना है। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? षड्यंत्र कौन सा वाला सही होता है ये आपको बताना है। तो इसकी अगर बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये षड्यंत्र की जो वर्तनी है एकदम सही दे रखी है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा? यहाँ पर अनुसंगिक हो जाएगा, आनुसंगिक हो जाएगा, या अनुसंगीक हो जाएगा? कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुसंगिक होता नहीं है और ये वाला भी अनुसंगीक नहीं होता है। तो सही जवाब हमारा क्या बनेगा? आनुसंगिक होता है। क्या होता है? आनुसंगिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है और वही वाक्य आपको क्या करना है? पहचानना है आपको। तो वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने क्या कहा था सो मैंने नहीं सुना। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो पहला तो हमारा एकदम सही दे रखा है, दूसरा भी हमारा सही है। तीसरे में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, जो कि नहीं लगा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी में अगर देखा जाए तो गलत चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है यहाँ पर और आपको बताना है दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। तो दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। राइट आंसर फटाफट से बता दीजिए क्या हो जाएगा? ए बी सी में से दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या बनेगा? तो इसकी अगर बात कर लें तो दीर्घ का जो वर्ण विच्छेद है पहला वाला ही हमारा सही है, दा, रे और गा और आ। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो ये हमारा वर्ण विच्छेद होता है दीर्घ का। अच्छे से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 72। निम्न में से महाप्राण वर्ण है। तो महाप्राण वर्ण कौन सा है? था है, का है या फिर वाह है? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। महाप्राण वर्ण, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो महाप्राण जो वर्ण है वो क्या है? था है। क्या है? था है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बनेगा।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73, तो इसमें अगर बात कर लें ई चा छा जा झा या आदि का उच्चारण किससे होता है, ये आपको बताना है। तो कंठ से होता है, मूर्धन्य से होता है या तालव्य से होता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो अगर देखा जाए तो ई चा छा जा झा इया ये सभी कैसे वर्ण हैं, ये सभी तालव्य वर्ण हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा, सी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है। मगही किस भाषा की उपबोली है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है प्रैक्टिस सेशन में भी, तो आसानी से आपको याद हो गया होगा। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी। मगही किस उपभाषा की बोली है, ये आपको बताना है। तो मगही आपको हमने कई बार बताया कि ये बिहारी हिंदी की भाषा है। कैसी है, तो ये बिहारी हिंदी की भाषा है, तो इसलिए बिहारी हिंदी की भाषा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। राजस्थानी भी नहीं है, पश्चिमी हिंदी भी नहीं है, पूर्वी हिंदी भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है। मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है, आपको बताना है। मैथिली शरणगुप्त, प्रेमचंद, जैनेन्द्र। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो मृगनयनी की अगर बात कर लें, ये वृंदावन लाल वर्मा की है। किसकी है, वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। तो वृंदावन लाल वर्मा इसमें दिए गए ऑप्शंस में से नहीं है। मैथिली शरणगुप्त की है नहीं, प्रेमचंद जी की भी नहीं है, जैनेन्द्र की भी नहीं है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। कनुप्रिया के रचनाकार आपको बताना है कि कौन है। धर्मवीर भारती जी हैं, रांगे राघव हैं, या फिर भगवती चरण शर्मा हैं। कनुप्रिया, तो कनुप्रिया की बात कर लें, कनुप्रिया जो है धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 77 है। चंदायन किस कवि की रचना है, आपको बताना है। चंदायन किस कवि की रचना है, आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताएंगे। मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, या फिर मंझन। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है यहाँ पर 10 चल रहा है, इसलिए हमने 10 जो है प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। आप सभी लोगों में से जिसने भी नहीं देखा हो वो ज़रूर देखिएगा सारे प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि बहुत ही शानदार जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। तो जो चंदायन है, वो जो रचना है वो मुल्ला दाऊद की रचना है। किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद की रचना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से मुल्ला दाऊद नहीं दिए हुए हैं, इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया, रत्नावली के द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा, बिहारी के द्वारा। सही जवाब इसका क्या बनेगा बताएंगे। तो रत्नावली की बात कर लें अगर हम, तो ये आपका किसके द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा रचा गया है। और ये रत्नावली हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। तो यहाँ पर इसकी रचना अगर देखा जाए तो तुलसीदास जी ने की थी। ठीक है, और यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें अगर देखा जाए तो रत्नावली भी दिया हुआ है, तो ये तो इसी का वही दे दिया है, पार्ट किससे लिया गया, तो ये रत्नावली से लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। आइए, दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है आप सभी को। बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में आप थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। ये जो रत्नावली दोहा संग्रह है, इसकी जो रचना है वो रत्नावली के द्वारा की गई थी, और इसकी जो रचना है तुलसीदास के जो राम भक्ति प्रधान ग्रंथ थे उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा, तुलसीदास यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, वैसे रत्नावली दोहावली देखा जाए तो होती है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है ये रत्नावली का दिया गया है। क्लियर है, चलें अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं
पढ़ते हैं पैसेज को, मेरे साथ आप लोग भी पढ़ेंगे पैसेज को। तो दिया है कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेयस्कर मानी गई है। ये आपका है गद्यांश, ठीक है। अब इस गद्यांश से आपको करने हैं क्वेश्चंस। आइए देखते हैं इस गद्यांश से क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको फटाफट से कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इससे दिया गया है कि कला और जीवन अन्योन्याश्रित है, इसका तात्पर्य क्या है। तो जीवन में दोनों उपयोगी हैं, एक दूसरे से पृथक हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर लें गद्य को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें अन्योन्याश्रित का मतलब दिया गया है एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 80, कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है। कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है, जो कलावाद पर आधारित हो, जो प्रकृति के का चित्रण करती हो, या फिर जो कल्पना पर आधारित हो। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो गद्यांश को अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है जो जीवनोपयोगी हो ऐसी कला श्रेष्ठ मानी गई है। जो कैसी हो, जीवनोपयोगी हो। तो यहाँ पर बताया गया आगे की कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेष्ठ कर। तो जीवन के लिए उपयोगी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है आपके, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये है, श्याम गौर किम कहो बखानी गिरा आनयन नयन बिनु बानी। तो इसमें आपको बताना है उपर्युक्त पद में कौन सा भाव है। उपर्युक्त पद में कौन सा भाव है ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताएंगे। तो यहाँ पर पद से क्वेश्चन एक लिया गया है, करुण भाव, ओज भाव या फिर सुकुमार भाव। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो श्याम गौर किम कहो बखानी गिरा आनयन नयन बिनु पानी। इसमें अगर देखा जाए तो मधुर भाव है। कैसा भाव है, मधुर भाव है। और उपर्युक्त पंक्ति में राम और लक्ष्मण के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है, जो कि सीता जी के समक्ष उनकी सखियों द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर कैसा भाव है, तो यहाँ पर मधुर भाव है। तो मधुर भाव ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। क्या बनेगा, ई इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है। कह रहा है ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। इसका हिंदी अर्थ बताना है। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पेड़ धरती को सुंदर बनाते हैं, या फिर परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इन्हीं तीनों में से आपको बताना है सही जवाब क्या बनेगा। तो इसकी बात कर लें, इसका मतलब होता है कि दूर के ढोल क्या होते हैं, सुहावने लगते हैं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 83, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। कौन सा इसमें अगर देखा जाए कथन गलत दिया है बताना है आपको। तो यहाँ पर अगर देखा जाए शासकीय पत्र के संदर्भ में पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती, यही हमारा क्या है, गलत है। यही हमारा क्या है, गलत है। क्योंकि अगर देखा जाए शासकीय पत्र में जो तिथि होती है वो हमेशा पत्र संख्या के नीचे लिखी जाती है, ऊपर नहीं लिखी जाती है। तो ये कहाँ लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। गूलर का फूल होना, इसका मतलब क्या होता है, फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होगा, या फिर दुर्लभ वस्तु। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। गूलर का फूल होना तो ये होता है आपका दुर्लभ वस्तु, ठीक है। क्या होगा, दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उड़ती चिड़िया के पंख गिनाना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनाना इस जो है मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या बनेगा।
तो मन की बात जानना, विशेष जानकारी प्राप्त करना या अपने वश में करना। क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनाना, इसका जो मतलब होता है वो होता है विशेष जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इसका सही जवाब बन जाएगा। या फिर कह लीजिए कि अगर यहाँ पर एक और मुहावरा होता है इसी से मिलता जुलता, उड़ती चिड़िया को पहचानना। तो उड़ती चिड़िया को पहचानना जब होगा तो उसका मतलब होता है मन की बात जानना, लेकिन यहाँ पर उड़ती चिड़िया के पंख गिनाना होता है तो ये होता है विशेष जानकारी प्राप्त करना। तो थोड़ा सा अंतर है, उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। अंधे को दीपक दिखाना, अंधे का रास्ता रोशन रोशन करना, नासमझ को उपदेश देना या फिर नासमझ को रोशनी देना। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर करना है। तो अंधे को दीपक दिखाने का मतलब है नासमझ को उपदेश देना। ठीक है, क्या हो जाएगा, नासमझ को उपदेश देना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। ठीक है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। व्याज निंदा अलंकार है, व्याज स्तुति अलंकार है या विभावना अलंकार है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है व्याज स्तुति अलंकार है। कैसा अलंकार है, तो व्याज स्तुति अलंकार है। काव्य में जहाँ देखने सुनने में निंदा प्रतीत होती हो किंतु वह वास्तव में प्रशंसा हो, वहां पर क्या होता है, व्याज स्तुति अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्याज स्तुति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 88, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में ऊधो नित बसति बहार बरसा की है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा या फिर यमक अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 88, तो इसमें अगर देखा जाए पंक्तियों को अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें जो है घनश्याम दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, घनश्याम, जिसके जो है कई अर्थ हैं यहाँ पर। बिन घनश्याम, तो यहाँ पर जब जो है घनश्याम का शब्द एकाधिक जो है प्रयोग हुआ हो और उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हों, जैसे श्री कृष्ण और काले बादल, तो यहाँ पर दो अर्थ दे रहा है घनश्याम, इसलिए यहाँ पर कैसा अलंकार होगा, यहाँ पर होगा श्लेष अलंकार। कैसा अलंकार होगा, तो श्लेष अलंकार होगा, इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परमन हित मनौ सुहाए। तो इसमें आपको बताना है इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार दिया है वो बताना है आपको। उत्प्रेक्षा अलंकार है, वृत्त्यानुप्रास है या फिर शब्दार्थालंकार है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो एक व्यंजन की अनेक बार आवृत्ति होती है अगर, तो उन पंक्तियों में वृत्त्यानुप्रास होता है। क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है। और इसमें जो है ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, अवधि का निजी छंद है। अवधि का निजी छंद कौन सा है, बरवे है, कवित्त है या फिर रोला है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो अवधि का जो निजी छंद माना जाता है वो बरवे को माना जाता है। किसको माना जाता है, बरवे को, और ये एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। कैसा होता है, अर्ध सममात्रिक। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, यहाँ पर निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन दिया गया है। वीर है, भयानक है, वात्सल्य है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो निस्दिन बरसत नयन हमारे, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा बताएंगे। तो ये श्रृंगार रस का उदाहरण, और श्रृंगार रस में कौन सा, वियोग श्रृंगार रस का किसका है, तो ये वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण दिया गया है, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 92 दिया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य को पहचानना है आपको। राइट आंसर क्या बनेगा, उसने भगवान की मूर्ति का दर्शन किया, वह प्रातः काल के समय घूमने जाता है, यह किसके हस्ताक्षर हैं।
क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 और इसका आंसर करना है। तो दिए गए विकल्प में अगर देखा जाए शुद्ध वाक्य कौन सा है, वो हो जाएगा यह किसके हस्ताक्षर हैं। क्या हो जाएगा, यह किसके हस्ताक्षर हैं, तो यही हमारा शुद्ध हो जाएगा। बाकी पहले वाले में अगर देखा जाए तो होना चाहिए उसने भगवान की मूर्ति के दर्शन किए, का नहीं होगा यहाँ पर। वह प्रातः काल के समय घूमने जाता है, तो वह प्रातः काल के समय नहीं, वह प्रातः काल घूमने जाता है। क्या होना चाहिए, वह प्रातः काल घूमने जाता है, ये होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है। निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है। निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है वो आपको बताना है। वाह क्या सुंदर दृश्य है, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक या फिर निषेधवाचक। इस वाक्य में बताना है कौन सा आपको वाक्य का प्रकार है। वाह क्या सुंदर दृश्य है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है विस्मयादिबोधक। जो आप ये चिन्ह है इससे पहचान सकते हैं ये किसका चिन्ह होता है, तो ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है वो आपको बताना है। कह रहा है कि वह आया और पानी पीकर चला गया, करो या मरो, वह आकर पानी पीकर चला गया। इसमें आपका जो है संयुक्त वाक्य नहीं है वो बताना है। तो पहला आपका संयुक्त वाक्य है वह आया और पानी पीकर चला गया। करो या मरो ये भी आपका कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। लेकिन तीसरा अगर देखें वह आकर पानी पीकर चला गया, यह संयुक्त वाक्य नहीं है, बल्कि ये कैसा वाक्य है, ये एक सरल वाक्य है। कैसा है, ये एक सरल वाक्य है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95। कौन सा शब्द यहाँ पर बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। एक है वीणापाणी, एक है दुमाता, एक है दुमाता। तो यहाँ पर वीणापाणी और दुमाता, इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक ऑप्शन और आपको मिल जाएगा लाल पीला। तो कौन सा इसमें सही होगा वो आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला वाला ही ऑप्शन सही होगा हमारा, जिसमें क्या दिया है वीणापाणी। तो वीणापाणी जो होता है वो माँ सरस्वती को बोलते हैं, तो ये इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि इस तरफ दिया गया है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 96 आपका कृताकृत समास है। तो कृताकृत समास, कृताकृत में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय हो जाएगा। क्या बनेगा बताएंगे। तो कृत, इसका अगर समास विज्ञेय करेंगे तो कृत धन आकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृत धन आकृत। और इस तरह इसमें कैसा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कर्मधारय समास बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 97। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। तो मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। तो गगनचुंबी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है या फिर द्विगु समास है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। गगनचुंबी, तो गगनचुंबी में अगर देखा जाए तो गगन को चूमने वाला, ठीक है। तो इसमें कैसा समास हो जाएगा, कर्म जो है आपका कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बन जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 98 दिया हुआ है, जिसे जीता ना जा सके। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, अजेय, अज्ञेय या फिर अपराजेय। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। कौन सा इसमें से सही है, जिसे जीता ना जा सके। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए जो शब्द होता है वो होता है अजेय। क्या होता है, अजेय होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 99 है। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या बोलते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेंगे। किसी पद या फिर उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, अधोरेखा चिन्ह बोलते हैं या फिर कोष्ठक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताएंगे। तो इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका अधोरेखा चिन्ह। क्या बोला जाता है, अधोरेखा चिन्ह। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। और आज का यहाँ पर अंतिम प्रश्न आ गया है क्वेश्चन नंबर 100। शिखा का यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अर्थ क्या है, गलत है। शिखा का कौन सा अर्थ गलत है वो आपको बताना है, ठीक है। दीपक की लौ, कलंगी या फिर शिखर। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर लें तो देखा जाए तो दीपक की लौ, कलंगी
शिखर, ये सभी अगर देखा जाए तो तीनों ही शिखा का अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर गलत है पूछा है, तो गलत इसमें से कोई भी नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बनेगा। तो ये हमारे आज के 70 क्वेश्चन थे। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों ने पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा ये। और ये 10th प्रैक्टिस सेट था आपका। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक इसको लाइक शेयर करते रहिएगा, और अगर अच्छा लगा हो सेशन तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।